Hi guys, I'm Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the chemical reactions, chemical equation, rules for writing word equation, and rules for the balancing chemical equations, as well as its limitations, and some very important numericals. Today, I discuss about the types of chemical reaction in which combination reactions and decomposition reactions discuss in detail with its examples. So guys, let's start the topic now. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो गाइस जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है जनरली हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो 5 टाइप की होती है। कंपो है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम लोग बेटा रेडॉक्स है ना रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। तो गाइस इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि है इसको क्या बोलते हैं। तो भाई ये बात क्लियर होगी आपको। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो आपकी 5 टाइप की होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो गाइस आप हम लोग बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में बेटा समझिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले है क्या। जब आपके है ना एक या दो एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक ही है ना जुड़ जाते हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू और एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? दो या उससे ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाना, उसी को तो आप कॉम्बिनेशन बोलोगे। तो ये इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उनको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। गाइस मैंने इसकी डेफिनेशन भी इसलिए यहाँ पर लिख रखी है। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर through chemical bonds to form a single compound is called combination reaction। सपोज करिए बेटा आपका ए और बी जो है वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं, आपस में किसी केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे होंगे। भाई केमिकल बॉन्ड होगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, तो केमिकल बॉन्ड्स क्या हो गए बेटा इनके बीच में बन गए होंगे। तो ये क्या बन गया बेटा? अब ये एक कंपाउंड बन गया, एक सिंगल कंपाउंड बन गया। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखिएगा कि जब भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात हो रही हो तो वहां पर आप ये बोल सकते हो आपके दो या उससे जो ज्यादा एलिमेंट्स या जो कंपाउंड होते हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं किसी केमिकल बॉन्ड के थ्रू और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उनको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसा मैंने बताया था एटम ए जो था वो एटम बी के साथ या एलिमेंट ए एलिमेंट बी के साथ या मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी के साथ जो था बेटा क्या हो गया बेटा? जुड़ गया, किसी केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ गया। तो ये अब एक सिंगल कंपाउंड बन गया। इसीलिए इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप जानते हो बेटा एक चीज और याद रखिएगा है ना कि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना जब हो रही होती है तो क्या होता है एटम्स के बीच में जो इनके बीच में जो बॉन्ड्स होगा वो टूट रहा होगा है ना ए और बी के बीच में जो बॉन्ड्स होगा वो टूट रहा होगा, जबकि ए और बी के बीच में न्यू बॉन्ड्स क्या हो रहे होंगे बेटा? जनरेट हो रहे होंगे। मतलब एटम्स ए में बॉन्ड डिसोसिएशन भी हो रहा होगा, बी में भी डिसोसिएशन हो रहा होगा है ना, जबकि ए और बी के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे बेटा। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं ना, या बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो मैंने यहां पर लिखा भी है, ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस द केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन एंड न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन आपके इन द प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। ठीक है बेटे, तब हम लोग जानते हैं बेटा कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं है ना वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी टाइप जान लेते हैं है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड। जब आपके 2 एलिमेंट आपस में जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं तो इस टाइप की एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। दूसरी क्या होती है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। बेटा अब आपका क्या करेगा? अब आपका एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ क्या करेगा बेटा? जुड़ जाएगा और एक नया कंपाउंड बना देगा है ना। इस टाइप की होगी बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
जो लास्ट होती है वो कौन सी होती है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। अब यहाँ पर क्या होंगे, दोनों के दोनों कंपाउंड होंगे और आपस में जुड़कर एक नया कंपाउंड बना देंगे गाइस। तो आपको क्या करना है कि पहले में आपने देखा कि अगर आपसे कोई पूछेगा भाई टाइप्स ऑफ, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आप पहले याद रखिएगा, पहले दो एलिमेंट जो होंगे आपस में जुड़ के कंपाउंड बना रहे होंगे। दोबारा में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, या कह सकते हैं सेकंड जो होता है क्लासिफिकेशन, या सेकंड नंबर पे क्या होगा, जो एक एलिमेंट होगा वो किसी है ना कंपाउंड के साथ कंबाइन हो जाएगा, है ना, कॉम्बिनेशन कर लेगा और क्या बना लेगा बेटा, एक नया कंपाउंड बना लेगा। तीसरे में दोनों ही आपके कंपाउंड रहेंगे, आपस में जुड़कर एक नया कंपाउंड बना देंगे। इस टाइप की जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होंगी उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस, है ना। तो ये टाइप्स मैंने बता दिए, है ना, 3 प्रकार के टाइप होते हैं, ए बी एंड सी। क्लियर है, ए बी सी मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करूंगा, ठीक है गाइस। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। तो आपके क्या करेंगे, हम इनको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट समझिएगा बेटा, आप यहाँ क्या कह रहे हो आप दो एलिमेंट्स आपस में जुड़कर एक कंपाउंड बनाएंगे या कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड बनाएंगे। तो ये पहले टाइप की आपकी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसमें मैं बोल रहा हूं जैसे आपका होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ aluminium react with chlorine to form solid aluminium chloride, ठीक है गाइस। तो ये क्या है, पहला आपका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पर दो जो एलिमेंट होंगे आपस में जुड़ के कंपाउंड बना रहे होंगे। तो आपका क्या है बेटा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा। तो आपका जो एल्यूमिनियम होगा वो सॉलिड स्टेट में रहता है और जो क्लोरीन रहता है वो आपका गैसेस स्टेट में रहता है। ये आपस में क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे और क्या बना देंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये भी आपका जो सब्सटेंस होता है ये सॉल्ट होता है और ये सॉलिड स्टेट में आपको मिलता है। आप इसको बैलेंस कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लोरीन कितने बेटा, 3 है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसे सिंपल नंबर ऐड करने हैं जिससे कि आपका सिंप्लीफाई हो जाए। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर कितने क्लोरीन हो गए, 6, और यहाँ कितने हो गए बेटा, 6। क्लियर हो गए। अब यहाँ एल्युमिनियम कितने हैं, 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए। तो आप इस तरह से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस भी कर सकते हो, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपको पहला एग्जांपल समझ में आया कि आपने क्या देखा बेटा, कि जब भी आपका एल्युमिनियम जो होगा क्लोरीन के साथ क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा, तो क्या बना लेगा बेटा, एल्युमिनियम क्लोराइड। आप खुद सोचिएगा, जो एल्युमिनियम सॉलिड होते हैं, तो एल्युमिनियम सॉलिड के एटम के बीच में भी तो बॉन्ड्स होते हैं बेटे, वहाँ मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। जब वो मेटेलिक बॉन्ड टूट रहे होंगे बेटा, और क्लोरीन के बीच में भी, तो क्लोरीन आइटम के बीच में भी क्या होते हैं, जो क्लोरीन एटम होते हैं वो मॉलिक्यूल में, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो वो भी क्लोरीन एटम में भी क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा होगा। वैसे ही एल्युमिनियम में डिसोसिएशन होगा। और नए बॉन्ड किसमें बन रहे होंगे बेटा, एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे होंगे। इसीलिए इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा मैं आपको एक आध एग्जाम्पल से समझाने वाला नहीं हूं, मैं आपको अच्छे खासे एग्जाम्पल्स दूंगा, क्योंकि जितने ज्यादा आपको एग्जाम्पल्स याद रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा रहेगा, उतनी ज्यादा आपको केमिकल जो रिएक्शंस होंगी वो याद हो जाएंगी और आपको समझ में भी आ जाएंगी, जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चंस आने वाले होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आपको एग्जांपल पूछता है ना, कि किस टाइप का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का है, डिस्प्लेसमेंट का है। तो जितनी ज़्यादा रिएक्शंस आप लोग पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है बेटे, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है बेटा, हाइड्रोजन कंबाइंड विथ क्लोरीन। तो आप लिख लो, हाइड्रोजन कंबाइंड विथ chlorine in the presence of लाइट, है ना, लाइट, या हम लोग इसको लाइट को हम लोग HNU भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, HNU, ठीक है। टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो गाइस आप देखिए, हाइड्रोजन कंबाइन करेगा क्लोरीन से, तो H2 किस फॉर्म में पाई जाती है, आपकी गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। क्लोरीन किस फॉर्म में पाई जाती है, गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। अब जो ये दोनों लोग क्या करेंगे, HNU की प्रेजेंस में यानी लाइट की प्रेजेंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, HCl बना लेंगे बेटा। क्या बना लेंगे, HCl, है ना। बैलेंस भी मैंने कर दिया है, और HCl गैसियस स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर पे। तो गाइस आपको ये बात क्लियर हो गई, फिर से समझ जाइएगा।
जो हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन है, इनके बीच में आपस में क्या हो रहा होगा बेटा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टू डिसोसिएशन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है। इसीलिए आपके किसकी रिक्वायरमेंट है, आपको एनर्जी की, तो आप एनर्जी किस फॉर्म में ले रहे हो, HNU के फॉर्म में ले रहे हो। तो इसीलिए जो रिएक्शन की जो कंडीशन है वो क्या है बेटा, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। किसके प्रेजेंस में होती है बेटा, लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि आपका है ना हाइड्रोजन जो है एटम वो किससे कॉम्बिनेशन कर रहा है, क्लोरीन एटम से कॉम्बिनेशन कर रहा है और आपका नया कंपाउंड बना रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं तीसरे अपने एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा, तीसरा एग्जाम्पल है बोल रहा है व्हेन जिंक इज बर्न, व्हेन जिंक इज बर्न, when zinc is burned in oxygen, in oxygen, in oxygen का मतलब in the presence of air भी बोल सकता है ना। it combines with oxygen to form solid zinc chloride, solid zinc chloride, सॉरी ऑक्साइड। ठीक है बेटे, तो आप देखिए, आप जानते हो जिंक जो रहता है वो आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है और ऑक्सीजन से जब ये कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन तो गैसेस फॉर्म में रहता है, जब ये कंबाइन करेगा तो बनाएगा जिंक ऑक्साइड यानी ZnO सॉलिड। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ कितनी ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पर जिंक 2 हो गया तो जिंक भी 2 लिख लीजिए। ठीक है, तो रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा बेटा, कह रहा हाइड्रोजन कंबाइंस, है ना, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक स्पार्क या करंट बोल सकते हो, स्पार्क बोल दो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पार्क टू फॉर्म वाटर, टू फॉर्म वाटर। यानी उसका कहने का मतलब है जब भी आपका जो हाइड्रोजन होगा वो जब भी आपके ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो क्या बनाएगा बेटा, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर। तो आप इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, देखिए बैलेंस हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखिए ऑक्सीजन 2 थे तो 2 का मल्टीप्लाई करते, हाइड्रोजन हो गया 4, तो मैंने 4 हाइड्रोजन भी ले लिए। तो अब ये क्या होगा, जो आपका वाटर बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में रहती हैं, है ना। तो आप क्या देख रहे थे, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्या हो रहे होंगे, एटम्स के बीच में हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होगा वो टूट रहा होगा, जबकि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन एटम के बीच का जो बॉन्ड हो रहा होगा वो टूट रहा होगा, और नए बॉन्ड कौन से बन रहे होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे होंगे, जिसकी वजह से इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आते हैं। देखिए आप खुद समझिए, आपको एक सिंगल कंपाउंड मिल रहा है कि नहीं, आपको एक सिंगल प्रोडक्ट जब जब मिलेगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी आपके रिएक्टेंट्स आपस में जुड़कर, है ना, प्रोडक्ट बनाएंगे, और सिंगल जो प्रोडक्ट होगा यानी जो भी मॉलिक्यूल होगा क्या जुड़ जाएगा, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 5, है ना। आप एग्जांपल नंबर भी डालते हुए चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपको आसानी पड़ेगी। ठीक है, एग्जांपल नंबर ये 5 है। ठीक है बेटे, एग्जाम्पल नंबर 5 में मैंने क्या बताया, एग्जाम्पल नंबर 5 में आप लिखोगे, देखो जब सल्फर होगा तो सल्फर जो होता है वो बर्न करेगा और ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप इसको भी लिख सकते हो, क्योंकि सल्फर बर्न करेगा ना, तो लिख सकते हो सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। क्या देगा बेटा, टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 देगा। ठीक है, तो आपका क्या है बेटा, सल्फर जब ऑक्सीजन से के साथ बंद करेगा तो क्या देगा बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेटा ये भी आपका सल्फर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि जो ऑक्सीजन होता है गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक गैस है। ठीक है बेटा, तो अब क्या हो रहा है बेटा, आप देखिए या सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या बोल रहा है, कह रहा है कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। भाई जो कार्बन है अगर हम उसको बर्न कराएं, है ना, किसमें बर्न कराएं बेटा,
कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका कार्बन जो होगा, अगर मैं उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा हूं तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 देगा। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि जो कार्बन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होगा और गैसेस फॉर्म में आपका ऑक्सीजन होगा, और CO2 जो है बेटा वो एक गैस है। तो ये भी किस टाइप की जो एग्जांपल है, ये जो सारे एग्जांपल आप देख रहे हो, ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हैं। वो भी किस टाइप की या किस टाइप की जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। मतलब जब दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उस टाइप की ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, आगे हम लोग जानेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ, जिससे मेरा सेकंड था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, इसके बारे में जानते हैं। सो गाइस नोट करिए बेटा, है ना, ये बी था हमारा। तो ये क्या था बेटा? इसकी हेडिंग क्या थी? कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट and a compound to form a new compound। ठीक है गाइस, टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो इसमें पहला एग्जांपल क्या है बेटे? आपको क्या देखना है? अब इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड जब एक एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन करेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा, तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होगी वो भी अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ही टाइप है। ठीक है, तो उसके बारे में एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है और आप उसमें कौन सा एलिमेंट ऐड कर रहे हो? ऑक्सीजन एलिमेंट आप उसमें ऐड कर रहे हो और आपको नया कंपाउंड मिल रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी एक गैस होती है। तब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, ये लीजिए रिएक्शन बैलेंस हो गई बेटे। क्लियर हो गया है ना? यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और 2 6, यहाँ पर भी 6 है। सल्फर यहाँ कितने? 2, यहाँ सल्फर भी 2 है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? कंपाउंड कौन है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड है। एलिमेंट कौन है आपका? ऑक्सीजन एलिमेंट है। वो उसके साथ क्या कर रहा है? कॉम्बिनेशन कर रहा है और क्या बना रहा है? एक नया कंपाउंड बना रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बना रहा है बेटा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरीके से देखा दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड combines with oxygen to form nitrogen dioxide। ठीक है, तो आप देखिएगा आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है बेटा? NO को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी एक गैसेस स्टेट में रहता है और ये किससे कॉम्बिनेशन कर रहा है? ये कंपाउंड है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है बेटा? यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है बेटा? एक कंपाउंड है और एलिमेंट कौन है बेटा? आपका ऑक्सीजन। उसके साथ क्या कर रहा है बेटा? कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या बनाता है? NO2। क्या बनाता है बेटा? NO2। तो आप क्या कर सकते हो? रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर कितने बेटा हैं आपके ऑक्सीजन? यहाँ पर हो गए 3, यहाँ पर 2 है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर हो गए 4। अब यहाँ पर कितने हो गए? 3 और ये हो गए 4। देखिए कंप्लीट हो गई है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो। तो ये जो एग्जांपल आप देख रहे थे वो किसके थे, है ना? एन एलिमेंट एंड कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। जब एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ कॉम्बिनेशन करता है और एक नया कंपाउंड बनाता है, ये उस टाइप के आपके एग्जांपल्स हैं। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में ही आते हैं। ठीक है गाइस, अब जो थर्ड मेरा था, थर्ड एंड लास्ट, वो क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। चलिए उसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। क्या था बेटा? combination of two compounds to form a new compounds। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स।
चलिए देखते हैं बेटा, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप क्या देखोगे, इसमें आपके दो जो कंपाउंड होंगे वो आपस में कॉम्बिनेशन करके नया कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो पहला मेरा कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बोला मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड combines with water to form calcium hydroxide। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं। अब आप मुझे बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ये कौन से स्टेट में रहता है बेटा, सॉलिड स्टेट में रहता है। आपको पता है CaO को हम लोग क्विकलाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्विकलाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्विकलाइम, इसका कॉमन नेम है। और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये वाटर के साथ क्या करेगा, ये कॉम्बिनेशन करेगा तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं बेटा, स्लैग्ड लाइम। तो स्लैग्ड लाइम जो होता है उसको हम लोग हिंदी में बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं गाइस। तो अब आप ये देखिए, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना आपका है ना, वो किससे मिलकर बना, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड है, हाँ, और वाटर भी एक कंपाउंड है। तो जब ये दोनों कंपाउंड आपस में कॉम्बिनेशन करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो इस टाइप की जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स। तो ये भी एक केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो आप समझ गए। अब कैल्शियम जो ऑक्साइड है, जो इनके और वाटर के बीच में क्या होगा, ये आपस में बॉन्ड न्यू फॉर्मेशन हुए, जिससे क्या बन गया बेटा, स्लैग लाइम। क्या बन जाएगा बेटा आपका, स्लैग लाइम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर। क्या बोला है, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2, है ना, ये तो गैसेस फॉर्म में रहता है। और वाटर जो रहता है वो किस फॉर्म में रहता है बेटा, लिक्विड फॉर्म में। जब भी ये आपस में कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO3, है ना। ये भी क्या होगा बेटा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, ये एसिड है कैसा मेरा, सल्फ्यूरस एसिड है। क्या बेटा, सल्फ्यूरस एसिड है बेटा। ठीक है गाइस, क्या है बेटा, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है गाइस, आप क्या कर सकते हो, लिक्विड या आप इसको एक्वस बोल सकते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा जो एग्जांपल है वो क्या है बेटा, इसका देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, तो बेटा CO2, है ना, अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, जिसको बोलते हैं H2CO3। ये अनस्टेबल एसिड होती है, ये वापस से टूट जाती है वाटर और, है ना, CO2 में, इसलिए हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं। बट ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस जो है वो कॉम्बिनेशन का है, जब आपके दो कंपाउंड्स आपस में जुड़कर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ये उस टाइप का एग्जांपल है। सो गाइस, ये याद रखिएगा कि है ना, कार्बोनिक एसिड जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये वापस से ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। सो गाइस, तो ये मेरा पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग गाइस क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, है ना, कैसे इनको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्यों हम लोग इनको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा। आप लोग ने ये लिख लिया है ना, आप लिखते हुए चलिएगा। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। गाइस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि वो आपसे आइडेंटिफाई कराता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, रिएक्शंस आर
एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो आपसे बोलेगा इस तरह से तो आपको पहचानना आएगा, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे गाइस। इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं। पहले तो मैं बता देता हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। पहले आप समझ जाइए अच्छी तरीके से, फिर हम लोग इसके ऊपर स्टडी करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनसे जो हीट होती है वो रिलीज होती है ना। दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द हीट इवॉल्व, है ना, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट इवॉल्व हो रही होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की आपको सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। आप लोग बायो तो पढ़ ही रहे हो, बायो में आपने लाइफ प्रोसेस भी पढ़ रहे हो, लाइफ प्रोसेस में अभी आप लोग रिस्पायरेशन भी पढ़े होगे। तो रिस्पायरेशन में जो आप देखते हो ना, है ना, जो आपकी कह सकते हैं रिस्पायरेशन जो एक जो रिएक्शंस होती है, जैसे आपको मैंने बताया था C6H12O6 प्लस 6O2 टू गिव 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो जो रिस्पायरेशन रिएक्शन होती है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें से क्या होता है बेटा, हीट इवॉल्व हो रही होती है, हीट निकलती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट इवॉल्व होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का यही एग्जाम्पल देख लिया था बेटा, है ना। कहाँ पर देख लिया था? ये क्विक लाइम में जैसे आपने वाटर डालते हो वैसे वो स्लैग लाइम बनता है ना। जैसे आप लोग जानते हो कि अगर क्विक लाइम को वाटर में डालेंगे तो काफी अमाउंट में एनर्जी जो होती है या हीट के फॉर्म में रिलीज होती है ना गाइस। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? दोस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज, है ना, बोल सकते हैं हीट इज एब्जॉर्ब। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, उस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फिर से समझ जाइएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। सपोज करिए आप क्या कर रहे थे, अभी आपने H2 और Cl2 को कंबाइन कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करे, आपस में जुड़े थे तो HCl बना था। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें आप हीट दे रहे हो, भले इन द फॉर्म ऑफ लाइट में दे रहे हो, मगर आप दे तो रहे हो। अगर किसी भी रिएक्शंस में हीट जो हो एब्जॉर्ब हो जाए और किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो जाए, तो जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जिस रिएक्शन में हीट, है ना, रिलीज हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं गाइस? उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आप इसी की डेफिनेशन वगैरह के ऊपर बात करते हैं। पहला मेरा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, हम लेंगे एक्सोथर्मिक। क्या लेंगे बेटा? एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो गाइस इसकी डेफिनेशन जैसा मैंने आपको बताया उसी टाइप से आप लिख लीजिए। लिखिए, अ केमिकल रिएक्शन इन विच a chemical reaction in which heat energy is evolved. Heat energy is evolved or release is called, है ना, is called exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है गाइस। जैसा मैंने आपसे बोला, क्या बोला था, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट क्या हो बेटा, इवॉल्व हो रही हो या रिलीज हो रही हो, इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल कौन कौन से हैं बेटा? एग्जांपल भी देख लीजिए आप। आपके सामने मैंने पहला एग्जांपल दिया था रिस्पायरेशन का। किसका दिया था बेटा? रिस्पायरेशन का। सॉरी मैं यहाँ पे काट के लिख देता हूँ, रिस्पायरेशन का। रिस्पायरेशन इज, है ना, आ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक, है ना, प्रोसेस। तो इसके लिए मैंने बताया था C6H12O6 कंबाइंड विथ 6CO2 टू गेट 6O2 प्लस 6H2O एन प्लस हीट, है ना, या एनर्जी बोल दें। क्या बोलते हैं? एनर्जी, ठीक है। तो हीट क्या है? एक फॉर्म की एनर्जी तो है बेटा। हीट क्या है बेटा? एक टाइप की एनर्जी तो है। तो रिस्पायरेशन जो होता है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें से हीट क्या हो रही होती है बेटा? इवॉल्व हो रही होती है। तो इस टाइप की जितनी भी रिएक्शंस होंगी जिसमें हीट इवॉल्व हो रही होती है, उस टाइप की रिएक्शंस को या उस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साथ ही साथ आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता जा रहा हूं तो आप समझते भी जाइएगा बेटे। एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, ऑल कंबशन रिएक्शन, है ना, इज कॉल्ड, ऑल कंबशन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख भी सकते हो,
तो जितने भी कंबशन रिएक्शन होती हैं, कंबशन रिएक्शन बोल रहा हूँ बेटा, कंबशन रिएक्शन यानी बर्निंग रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो कंबशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं या बर्न कराते हैं, तो वो जो टाइप की रिएक्शंस होती है उनको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, कंबशन रिएक्शन। जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती हैं वो सब हीट एनर्जी को इवॉल्व करती हैं। आप सोचिए, आप कागज जला दीजिए तो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी कि नहीं होगी, लाइट एनर्जी भी इवॉल्व होगी। तो जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो जाए या रिलीज हो जाए, उस टाइप की जो रिएक्शंस होती है, उस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती है, उनको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो। तो आप ये चीज बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ऑल, है ना, बर्निंग रिएक्शन, ऑल बर्निंग रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। जितनी भी आपकी बर्निंग रिएक्शंस होती है वो सब कैसी कहलाती हैं, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। एग्जांपल भी देख लीजिए, मान लीजिए आप कोक को बर्न कर रहे हो तो क्या बनाएगी बेटा, CO2, है ना, और क्या निकालेगी, आपकी हीट एनर्जी इवॉल्व करेगी। सपोज करिए आप मीथेन को बर्न कर रहे हो, है ना, मीथेन को अगर आप बर्न करोगे तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O बनाएगा, और साथ ही साथ क्या निकलेगी बेटा, आपकी हीट एनर्जी निकलेगी। साथ ही साथ अगर आप देखिए, आप ब्यूटेन को बर्न कराइए, ब्यूटेन गैस किसमें भरी होती है, LPG में होती है बेटा। ब्यूटेन क्या होती है, C4H10, याद रखिएगा बेटा। आपने जब इसको बर्न कराओगे तो क्या बनाएगा भाई बेटा, ये बनाएगा आपका CO2 और वाटर। ये तो निकलना ही निकलना है, आप रिएक्शन तो बाद में बैलेंस कर लीजिएगा। हीट रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ हो गए आपके 8 कार्बन, तो यहाँ पर भी आप 8 ले लोगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 20, है ना, 20 हो गए, तो 20 का मतलब 10 H2O, ठीक है। ऑक्सीजन कितने लोगे, ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा आपके, यहाँ हो गए 8 2 16, 16 और 10 26 होते हैं। तो आप यहाँ पर ले लीजिए 13, 13 दूनी क्या होता है 26। तो ये रिएक्शन भी आपने बैलेंस कर ली, ठीक है। जैसे आप समझिए, है ना, C7H16 को अगर आपने बर्निंग रिएक्शन कराई तो क्या बनाएगा, आपका CO2 और H2O ही बनना है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल तय है, ठीक है। साथ में हीट एनर्जी भी इवॉल्व होनी है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, आप बताइए, आपके इधर कितने कार्बन है, 7 है, तो 7 कार्बन इधर भी तो होंगे, तो कितना हो गया बेटा, है ना, कार्बन बैलेंस हो गए। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीजन इधर कितनी है बेटा, है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर है। हाइड्रोजन को भी देख लीजिए, पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 16 है, तो यहाँ कितने होंगे बेटा, 8, कितने होंगे 8। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 8 हो गए और यहाँ 14, 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना होता है 20, और 2 22, 22 का मतलब यहाँ कितने होंगे बेटा 11, 11 O2। इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो। तो जितनी भी आपकी बर्निंग रिएक्शंस होती हैं वो सब कैसी रिएक्शंस होती हैं बेटा, आपकी आपकी सारी की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, है ना। कुछ अदर एग्जांपल्स भी देख लीजिए, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ अदर एग्जांपल कौन कौन से वो भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन गैस को अगर आप हाइड्रोजन गैस के साथ कॉम्बिनेशन करते हो तो आपके अमोनिया बनती है। क्या बनती है बेटा, अमोनिया, नाम भी लिख लीजिएगा, अमोनिया गैस, ठीक है, ये बनती है। इसमें भी आपकी क्या होती है बेटा, हीट जो होती है बेटा इवॉल्व होती है। साथ ही साथ अगर आप देखो कि आप जब भी वाटर को, है ना, सॉरी H2 और O2 को आप कंबाइन करोगे तो आपका बनता है H2O। क्या बनता है, H2O। तो इसमें भी आपकी क्या होती है बेटा, हीट एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप सपोज करिए जिंक को आप H2SO4 यानी किसी एसिड से ट्रीट कराइए तो जिंक सल्फेट बना देगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा और हीट एनर्जी भी इवॉल्व करता है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है उस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है कि बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, आप आसानी से बता दोगे बेटा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें से, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट इवॉल्व हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है, या एनर्जी रिलीज हो रही होती है, उस टाइप की रिएक्शन को या उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट क्या थी मेरी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, मैंने आपको बताया था, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें, है ना, हीट एनर्जी क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब हो रही होती है ना, उस टाइप की रिएक्शंस को आप एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो। तो आप बोल सकते हो अ केमिकल रिएक्शन, chemical reaction in which heat energy is absorbed, है ना, that type of chemical reaction is known as, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन।
एंडो एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या हो बेटा? एब्जॉर्ब हो रही होती हो। इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब इसके क्या जान लेते हैं, इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। एंडोथर्मिक रिएक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल है? सपोज करिए आप कार्बन को जब भी है ना सल्फर के साथ क्या करोगे बेटा? सल्फर भी है ना, एक काम करिए, कार्बन को जब आप सल्फर के साथ कॉम्बिनेशन करोगे तो बनाएगा कार्बन डाइसल्फाइड। और ये कार्बन डाइसल्फाइड जब बनता है तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब भी कोई चीज एब्जॉर्ब होगी तो उसको माइनस में लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं? माइनस में। माइनस में अगर लिखा हुआ हीट तो इसका मतलब क्या आ रहा है बेटा? वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी को एब्जॉर्ब। तो आप देख लीजिए, इसको बैलेंस करने के लिए कर लीजिए बैलेंस, 2 लगा दीजिए यहाँ पर। सपोज करिए आपका नाइट्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, आपस में कॉम्बिनेशन करेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी। इसमें भी आपकी हीट एनर्जी क्या होगी बेटा? एब्जॉर्ब होगी। साथ ही साथ आप देखेंगे बेटा, है ना, जो आपका हाइड्रोजन है वो जब आयोडीन के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो क्या बनाता है बेटा? HI। क्या बनाता है? HI। तो इसमें भी क्या होता है बेटा? हीट एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, जैसे HCl में आपने देखा था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कार्बन है और वाटर के साथ अगर इसको ट्रीटमेंट कराया जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा और साथ ही साथ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जिस भी प्रोसेस में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाए, उस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटे? उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो गाइज ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। साथ ही साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं उनके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब हम लोग अपने नया टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है गाइस, चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी मेरी केमिकल रिएक्शन है। पहली केमिकल रिएक्शन मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को है ना एक्सप्लेन कर दिया था बहुत डिटेल में। अब हम लोग किसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा? अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। किसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लिख लीजिएगा बेटा हेडिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है गाइस, क्लियर है? अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा क्या होती है? इट इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप सिंपल लैंग्वेज में जानिए, जैसे आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा ना, ये जस्ट उसकी अपोजिट होती है। इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में पढ़ाने का है ना डिसाइड किया था कि मैं इन दोनों को आपको साथ में ही पढ़ाऊंगा। तो जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एक्चुअली में वो रिवर्स है प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? दो एलिमेंट या एक एलिमेंट, एक कंपाउंड या दो कंपाउंड आपस में जुड़कर एक क्या बना लेते थे? एक नया कंपाउंड बना लेते थे। जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? जो भी आपका कंपाउंड होता है वो अपने सेवरल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स में या आपके मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी कोई भी एक मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में अगर टूट जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? तो आप इस तरह बोल सकते हो, द रिएक्शन इन विच द कंपाउंड ब्रेक डाउन। क्या बोले? कंपाउंड ब्रेक डाउन तो होगा बेटा। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा बेटा? कंपाउंड क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। तो आप बोल सकते हो द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। और वो क्या दे रहा होगा? 2 या उससे ज्यादा सिंपल सब्सटेंस दे रहा होगा। इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस टाइप की जो रिएक्शंस होगी उनको क्या बोलोगे आप? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए पहले। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डेफिनेशन लिखिएगा बेटा, लिखिएगा द रिएक्शन, ठीक है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन्स, है ना, ब्रेक्स डाउन to give two or more simpler substance is called decomposition reaction.
इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइस समझे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हुआ बेटा आपका जो एक कंपाउंड था ए बी, अब ये ब्रेक डाउन हो गया है ए प्लस बी में, ठीक है। तो ये रिवर्स ही तो प्रोसेस है किसका बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, ए बी जुड़ के हैं ए बी बना लेते थे। अब जबकि क्या हो रहा है, ए बी जो कंपाउंड है वो टूट कर ए प्लस बी में टूट जा रहा है, अपने सिंपलर सब्सटेंस में टूट जा रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उनको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सपोज करिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ। मान लीजिए ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं, ये ए है ये बी है, और कुछ प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया, ये टूट गए, है ना। ए अलग टूट गया और बी आपका अलग टूट गया। ये आपका ए है और ये आपका क्या है बेटा, बी है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डीकम्पोजिशन। तो बिल्कुल सिंपल हो गया ना आपके लिए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो आप आसानी से जान गए डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव, है ना, टू और मोर सिमिलर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं। इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, है ना। हमेशा याद रखिएगा जितने भी आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे उनमें केवल एक ही रिएक्टेंट होगा। कितना रिएक्टेंट होगा, एक ही रिएक्टेंट। तो आप इस बात को यहाँ पर नोट डाल के लिख भी लीजिएगा। क्या लिखेंगे, इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इन आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा आपको दिखता है, समझ में आता है, क्लियर है। एंड इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन there is only one reactant, ठीक है गाइस। ये आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, है ना, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं या उनको किस टाइप में हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो है ना, सिंपली अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है गाइस। तो क्लासिफिकेशन करें अगर हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन को, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा होता है बेटा फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन ऊपर भी लिख लीजिएगा बेटा, रिएक्शन। तीसरा होता है बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है गाइज। अब हम पहले इन बातों को समझा देते हैं अच्छे से, फिर हम इनके क्या करेंगे बेटा, एग्जाम्पल देंगे, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग तीन क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहली क्लास है थर्मल डीकम्पोजिशन। मान लीजिए जो आपका जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसी टेम्परेचर की वजह से या किसी थर्मल की वजह से, अगर वो डिकम्पोज हो रहा है, टूट जा रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या होगा बेटा, इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि वो हीट की वजह से टूट रहा है। जब हम उसको हीट कर रहे हैं तब वो टूट रहा है, ठीक है। अगर हीट की वजह से टूटेगा तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। अगर वो लाइट की वजह से टूट गया, अगर मान लो लाइट एनर्जी आपने दी किसी मॉलिक्यूल को या किसी सब्सटेंस को और कंपाउंड क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, अपने सिंपलर जो आपके सब्सटेंस होते हैं उनमें टूट जाए, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जबकि अगर आप किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पास कर दीजिए, या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो तब भी वो सब्सटेंस क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होंगी उनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको ये क्लियर हुआ बेटा कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो मॉलिक्यूल होता है वो टूटता है किसी थर्मल एनर्जी के थ्रू। किसके थ्रू टूटता है, किसी थर्मल एनर्जी के थ्रू टूटता है। जब आप किसी कंपाउंड को थर्मल एनर्जी दोगे तो जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा अपने सिंपलर सब्सटेंस में, तो उस टाइप की जो आपकी केमिकल रिएक्शन होगी वो आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन कहलाएगी। जबकि फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाती है, जब किसी मॉलिक्यूल में आप लाइट एनर्जी को की वजह से, जब कोई मॉलिक्यूल टूट जाता है, किसी लाइट
पड़ने की वजह से, काफ़ी आपने दवाइयाँ वगैरह देखी होगी जो आपको डार्क वगैरह बॉटल में रखनी पड़ती हैं और साथ ही में उसको धूप से बचाना पड़ता है, ठंडी जगह पे रखनी पड़ती है। तो एक्चुअली में क्या होता है, उसकी वजह से वो कंपाउंड जो होता है टूट जाता है अपने सिंपलर सब्सटेंस में। तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको बोलते हैं बेटा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जबकि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, तो किसी भी कंपाउंड में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो और वो कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाए, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं गाइस? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग पहले डिस्कस करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और उनके एग्जांपल्स के बारे में, फिर फोटो डिकम्पोजिशन, फिर उसके एग्जांपल के बारे में, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फिर उसके एग्जांपल के बारे में। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, पहला हमारा क्या है बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, रिएक्शन। ठीक है गाइस, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है पहले आपको मैंने समझा दिया था। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग पायरोलिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उस प्रोसेस को हम लोग पायरोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग समझेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो भी जरा ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन हम लोग किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिए डेफिनेशन होगी क्या। जैसे मैंने आपको बताया था थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है यदि किसी मालिक्यूल में आप हीट एनर्जी दे रहे हो, उसकी वजह से वो मालिक्यूल जो हो रहा है वो ब्रेक डाउन हो जाए। किसमें ब्रेक डाउन हो जाए बेटा? अपने सिंपलर सब्स्टिट्यूएंट में या अपने सिंपलर सब्सटेंस में अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस टाइप की जो रिएक्शंस होती है या इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसको हम लोग पायरोलिसिस बोलते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? तो आप डेफिनेशन इस तरह से बोल सकते हो, द रिएक्शन इन विच आ कंपाउंड ब्रेक्स, बोल सकते हो ना, है ना? कैसे बोल सकते हो? द रिएक्शन इन विच आ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन बाय द हीट टू गिव टू और मोर, बाय द हीट टू गिव टू और मोर सिमिलर, है ना, सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इट इज आल्सो नोन एज पायरोलिसिस। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? ये पायरोलिसिस भी कहलाता है ये प्रोसेस। तो गाइस ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको क्या करना है ना, इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। चलिए क्या करते हैं हम लोग, इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बट उससे पहले आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी चीज आप मैं लिखवा रहा हूं, है ना, वो आप अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखते हुए चलिएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या लिखते हैं बेटा? डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग? द रिएक्शन in which